आज के समय पाकिस्तान की क्या हालत है ये लगभग सभी को पता है। विदेशी करेंसी लगभग खत्म होने के कगार पर है। यहाँ तक कि अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं हैं और इस वक्त पाकिस्तान सरकार बाहरी मुल्कों से भीख मांग रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों को खाने पीने की चीजों के लिए भी तरसना पड़ रहा है। यह वीडियो कुछ ही दिन पहले का है जिसमें गेहूं के ट्रक का पीछा करते हुए लोगों को साफ देखा जा सकता है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पर गरीब लोगों की क्या हालत होगी। आजादी के बाद से आज तक पाकिस्तान में पूरे 29 पीएम बने, लेकिन कोई भी पीएम ऐसा नहीं है जिन्होंने अपने 5 साल कंप्लीट किए हो, क्योंकि या तो उन्हें मार दिया जाता है या फिर उनका तख्ता पलट कर दिया जाता है। वहाँ पर इतने बड़े बड़े नेताओं की हत्या कर दी गई, लेकिन उनकी कोई भी एजेंसी आज तक पता नहीं कर पाई इन सभी नेताओं को मारा किसने है। एक समय था जब पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत से कहीं अच्छी स्थिति में थी। पहले आप इस ग्राफ को देखो, 1980 के समय पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से कहीं ज्यादा था, लेकिन आज 42 साल बाद इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान से लगभग 70% ज्यादा है। आजादी के बाद पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि भारत से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान धीरे धीरे कर्ज के बोझ में दबता चला गया और इसकी इकोनॉमी आज के समय डूबने के कगार पर है। तो चलिए फिर आपको लेकर चलते हैं 1947 से 2023 तक के पाकिस्तान के एक ऐसे सफर पर जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ कई उतार चढ़ाव हुए और कैसे 1998 की न्यूक्लियर टेस्ट करने की सनक ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के पैर उखाड़ कर रख दिए। पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान की इम्पोर्ट कैपेसिटी रसातल में पहुंच गई है। Pakistan has warned the country could face an economic collapse. Though Pakistan's not there yet, it's teetering on the edge. 1947 के समय भारत का टोटल कैश बैलेंस 400 करोड़ था, लेकिन भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त एग्रीमेंट के अनुसार पाकिस्तान को 75 करोड़ देने का फैसला किया गया, जिसमें से 20 करोड़ 15 अगस्त को ही दे दिया गया और बाकी का 55 करोड़ जो कि बाद में दिया गया। हालांकि उस समय आरबीआई पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक था और भारत का भी, लेकिन उस पर जो कंट्रोल था वो भारत के हाथ में था। उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन भले ही थोड़ी वीक थी, लेकिन उसका जो मिलिट्री था वो काफी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन पाकिस्तान का पॉलिटिकल लीडरशिप वो धीरे धीरे काफी कमजोर होता चला गया, क्योंकि मोहम्मद जिन्ना के मौत के बाद ना तो उसके लेवल का कोई नेता आया और ना ही मिलिट्री ने किसी को आने दिया, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को जो टेम्पोररी कंट्रोल मिला था वे लोग उसे काफी एंजॉय कर रहे थे। साल 1958 में पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तान की सियासत पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया और अयूब खान को पाकिस्तान का चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया। इसके कुछ समय बाद अयूब खान ने खुद को पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया, जिसके बाद 1958 से 1969 के बीच पाकिस्तान की इकोनॉमी का एवरेज ग्रोथ रेट 5.82% रहा। पाकिस्तान में कई सुधार देखने को मिले और अब पाकिस्तान 3 गुना तेजी से ग्रोथ कर रहा था। अयूब खान के शासन में पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 17%, इसके साथ एग्रीकल्चर सेक्टर 6% की दर से आगे बढ़ने लगा और पाकिस्तान आगे बढ़ तो रहा था, लेकिन इस ग्रोथ का फायदा हर वर्ग के इंसान को सही से मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि अमीर और अमीर होते जा रहे थे और गरीब होते जा रहे थे। इस वजह से अयूब खान का काफी ज्यादा शोषण किया गया। हालांकि अयूब खान के समय में पाकिस्तान और तेजी से ग्रोथ कर सकता था, लेकिन 1965 की जंग ने उसे काफी पीछे धकेल दिया। जो पाकिस्तान 1960 से 1965 के दौर में सालाना 3 गुना तेजी से ग्रोथ कर रहा था, वो अगले 5 साल में 20% घाटे का सामना किया। फिर आया साल 1971, जब पाकिस्तान के नेताओं की कुछ गलत नीतियों की वजह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, जिसमें बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। इसके चलते पाकिस्तान की इकोनॉमी में काफी ज्यादा डाउनफॉल देखना पड़ा। साल 1971 में पाकिस्तान का ग्रोथ रेट -0.47% हो गया और 1972 तक -0.47% से -0.81% तक चला गया। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर आया, जिसने रोटी कपड़ा मकान के नारे के साथ पाकिस्तान की सतह पर अपना कब्जा किया और इस समय भुट्टो ने कई ऐसे फैसले लिए जो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे। उसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक, बीमा सेक्टर और कुछ इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे कुछ इंडस्ट्री को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और इसके चलते विदेशी इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आना बंद कर दिए। देखते ही देखते पाकिस्तान की सालाना ओवरऑल ग्रोथ 6.8% से कम होकर 4.8% पर आ गई, जिसके बाद 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो को सत्ता से बेदखल कर दिया गया और अब सितंबर 1978 के समय जिया उल हक ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति का पद संभाला। इस दौर में पाकिस्तान ने काफी तरक्की की, पर अपने बल पर नहीं बल्कि बाहरी मुल्कों की मेहरबानी के बल पर। इस दौरान पाकिस्तान की ज्यादातर पॉलिसीज को IMF सपोर्ट कर रहा था। इसी वजह से 1982 के समय पहली बार पाकिस्तानी पॉलिसीज में चेंजेस किया गया, लेकिन इस पक्ष में ना तो पाकिस्तान की सरकार थी और ना ही वहाँ की सेना। असल में पाकिस्तान 1950 में ही IMF से जुड़ चुका था और 1958 में उसने पहली बार IMF से $25 मिलियन का कर्ज लिया और फिर उसने 1965, 1968, 1972, 1973, 1974, 1977 और फिर 1980 अब तक पाकिस्तान IMF से करोड़ों डॉलर का कर्ज ले चुका था। लेकिन फिर 1980 के समय अफगान सोवियत युद्ध के चलते पाकिस्तान के हालात में थोड़े सुधार हुए, क्योंकि अफगानिस्तान में रूस को पीछे धकेलने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की मदद चाहिए थी, जिसके चलते जिया उल हक ने इस मदद के बदले अमेरिका से करोड़ों डॉलर का डिमांड किए। पर यहाँ क्वेश्चन ये है कि अमेरिका पाकिस्तान से मदद क्यों लिया? वो खुद भी तो लड़ सकता था, पर अमेरिका जो है वो अक्सर 2 तरीकों से लड़ाई लड़ता है। जब उससे लगता है कि स्टेक्स बहुत ही ज्यादा हाई होने वाला है, तब ऐसे में वो लड़ाई में खुद कूद जाता है।
पर वहीं पर उसे जब लगता है कि सीधे कूदने में कोई फायदा नहीं है, तब ऐसे में वो दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बनाकर अपना काम करता है। और यहाँ पर भी उसने वैसा ही किया। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकन सरकार ने पाकिस्तान के जरिए मुजाहिदीनों को 5 से 7 बिलियन डॉलर दिया था। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी काफी तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन साल 1983 में अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को 3.2 बिलियन डॉलर का मदद किया, जिसके चलते अब पाकिस्तान IMF से कर्ज लेना बंद कर दिया और इन्हीं सब पैसों ने 80 के दशक में पाकिस्तान को संभाले रखा। लेकिन 1988 में पाकिस्तान के ऊपर टोटल कर्ज 290 मिलियन डॉलर हो चुका था और इस तरह से जिया उल हक ने सिर्फ कागज में पाकिस्तान की स्थिति को संभाला, लेकिन असल में पाकिस्तान और ज्यादा कर्ज में डूबता जा रहा था। लेकिन 1988 में इनकी मौत के बाद बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ का दौर आया। लेकिन 1996 आते आते पाकिस्तान का कर्ज 900 मिलियन डॉलर पार कर चुका था। हालांकि उस वक्त भी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कुछ मामलों में भारत से कहीं बेहतर थी, क्योंकि 1990 के शुरुआती दौर में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम भारत से 25% ज्यादा थी। 1992 में भारत की 52% लोगों की रोजाना इनकम $1 से भी कम थी। वहीं पर पाकिस्तान में मात्र 11% ही लोग ऐसे थे जो रोजाना $1 से कम कमा रहे थे। अब ऐसे में भारत के मुकाबले पाकिस्तान की स्थिति कुछ ज्यादा खराब नहीं मानी जाएगी। लेकिन फिर पता न किस कारण से 1995 के समय पाकिस्तान IMF जैसी संस्थाओं के सामने लोन के लिए रंगने लगा। लेकिन अब सबने हाथ जोड़ लिए कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है लोन देने के लिए, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार अपनी जनता के ऊपर टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया और इस तरह से पाकिस्तान की हालत अब काफी ज्यादा बिगड़ता जा रहा था। फिर आया साल 1998 जब पाकिस्तान खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की इस गलती ने उसकी अर्थव्यवस्था की कमर बुरी तरह से तोड़कर रख दी, क्योंकि G8 समूह में शामिल देशों ने पाकिस्तान से व्यापारिक रिश्ते तोड़ने शुरू कर दिए। इस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफी जोर का झटका लगा और 1998 में पाकिस्तान का GDP ग्रोथ रेट महज 2.5% रह गया और एक बार फिर से पाकिस्तान की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन तभी अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान को फिर से संजीवनी दे दी और वो घटना थी अमेरिका की 9/11 आतंकी हमला। इस हमले की वजह से एक बार फिर अमेरिका को आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की जरूरत पड़ी और इसके बदले अमेरिका 11 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को भेजे थे। अब अगर पाकिस्तान चाहता तो इन पैसों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पर उसने ज्यादातर पैसे हथियार खरीदने में लगा दिए और इस तरह से 2007 के अंत तक पाकिस्तान फिर से पूरी तरह कंगाल हो गया और उसका ग्रोथ रेट पिछले साल के मुकाबले 37% नीचे आ गया। हालांकि इस समय पाकिस्तान में यूसुफ राजा गिलानी की सरकार थी और इन्होंने एक बार फिर से बाकियों की तरह IMF से 7.6 बिलियन डॉलर का कर्ज ले लिया। अब पाकिस्तान थोड़ा संभल ही रहा था, तब तक 2010 में आई भीषण बाढ़ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और 2013 में पहली बार डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 100 के पार चला गया। 2013 से 2018 के बीच पाकिस्तान की हालत सिर्फ कागजों में सुधरती देखी गई, लेकिन IMF, चीन और बाकी देशों से लिया गया कर्ज पाकिस्तान को अंदर ही अंदर खोखला करता चला गया। लेकिन अब 2018 में इमरान खान की एंट्री होती है, पर इनके सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से भी ज्यादा डगमगाने लगी, जिसके चलते पाकिस्तान सरकार फिर से हाथ फैलाना शुरू कर दिया और सबसे पहले सऊदी अरब, फिर अमेरिका और उसके बाद चीन से कर्ज लेकर ज्यादातर पैसों का हथियार खरीदना शुरू कर दिया और इन्हीं सब गलतियों के कारण पाकिस्तान अंदर ही अंदर खोखला होता चला गया। लेकिन बार बार दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाला पाकिस्तान अपनी हालत खराब होता देख 2019 में एक बार फिर से IMF से 1 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया। तब तक उसकी बची खुची उम्मीद को इधर कोरोना ने खत्म कर दिया और इस तरह से आजादी के बाद पहली बार पाकिस्तान का GDP आज के समय माइनस में जा चुका है। लेकिन अब डूबते पाकिस्तान को बचाने के लिए शहबाज शरीफ जेनेवा से 10 बिलियन डॉलर का कर्ज लेकर लौटे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है, पाकिस्तान डूबता है या फिर उभरता है। लेकिन नेताओं की इस आदत की वजह से कभी भारत से अलग होकर एक आदर्श मुल्क का सपना पालने वाला पाकिस्तान आज 427 लाख करोड़ के कर्ज से दब चुका है, जो उसकी GDP का 80% है। लेकिन इसके पीछे दोष किसका है, पाकिस्तान के नेताओं का या पाकिस्तानी फौज का या आतंकवादी पालने वाले या फिर कर्ज लेकर घी पीने वाले पाकिस्तानी नीतियों का? सवाल कई है जो पाकिस्तान के सामने मुंह बाए खड़े हैं।